अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। कैसे प्रारंभ किया, शुभारंभ कैसे हुआ आपका? पहली बार मेरे एक दोस्त ने मुझे कैसेट सुनाई कवि सम्मेलन की। तो हरिओम पवार की कविता सुनते सुनते, उनकी कैसेट सुनते सुनते आज खुद आप यूट्यूब पर परफॉर्म करते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म के अलावा कवि सम्मेलनों के मंच पर परफॉर्म करते हैं। तो जब वो पीट रहे हैं तो मैंने वहीं से गा करके अपनी होने वाली पत्नी को पुकारा कि मोर बोले मारूणी आपकी गलियां में मारा, मोर बोले। फिर पहला मंच भी उन्होंने दिलाया मुझे, एक कवि थे उनको बोल करके कि अपने कवि सम्मेलन में इसको ले जाना। और 2006 में दुनिया में जितनी भी बौद्धिक संपदा है हम कवियों की उठाई जाती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। बशीर बद्र साहब ने बहुत खूब लिखा है, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। कुछ नए लहजे में, कुछ नए अंदाज में एक ऐसे हास्य कवि को आज अपने मेहमान के तौर पर बुलाते हैं जो भिलवाड़ा शहर राजस्थान से हमारे बीच आए हैं। नाम है उनका दीपक पारिक। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उनका। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो। हार्दिक स्वागत है दीपक पारिक जी आपका हमारे शो में। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। कैसा लग रहा है दीपक जी आपको हमारे शो पर आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दीपक जी, आप भिलवाड़ा शहर औद्योगिक नगरी से आते हैं और पूरे हिंदुस्तान में आपको हास्य कवि के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। तो दीपक भाई, हास्य कवि के रूप में आपकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा नाम कितने लोग जानते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं अपनी मस्ती के लिए करता हूँ, अपने आनंद के लिए करता हूँ, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके आनंद के लिए करता हूँ। आपने पूछा कब से शुरुआत हुई, तो मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। तब हमारे एक मैडम थे, शिक्षिका, उन्होंने मुझे कहा था कि ये कविता बोल देगा क्या। तो उनके कहने से मैंने वो कविता याद करी, और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम होता है, उसमें मैंने माइक पर पहली बार कविता पढ़ी। और उसके बाद सबको इतना अच्छा लगा कि हर साल जब भी कोई जयंती या कोई समारोह होता, कोई कार्यक्रम होता, तो उसमें मुझे बुला करके एक कविता पाठ जरूर कराया जाता था। क्या बात। शुरुआत में कविता लेखन में या मंच प्रस्तुति में कैसे प्रारंभ किया, शुभारंभ कैसे हुआ आपका? पहली बार मेरे एक दोस्त ने मुझे कैसेट सुनाई कवि सम्मेलन की। अच्छा। तो मुझे पता चला कि कवि सम्मेलन भी होते हैं। कवि सम्मेलन का शब्द मैंने पिताजी के मुंह से सुना था, क्योंकि मेरे पिताजी कवि सम्मेलनों के शौकीन थे। तो उन्होंने कहा था, पर मुझे लगा कि कवि वैसे ही आते होंगे संत, क्योंकि मैंने भक्ति काल के कवियों को पढ़ा था, तो ऐसे संत लोग आते होंगे, अपना क्या लेना देना। लेकिन जब कैसेट में सुना तो मुझे लगा कि ऐसे कवि सम्मेलन होते हैं और कविता को इस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि हरिओम पवार जी को मैंने पहली बार सुना था उसमें कैसेट में। तो मुझे लगा कि कविता को इस तरह से बोला जाना चाहिए। और उसके बाद मैं इंतजार करता रहा कि कब मेरे शहर में कवि सम्मेलन होगा और मैं सुनने जाऊंगा। क्या बात। और बहुत जल्दी मुझे अखबार में एक खबर पढ़ने को मिली कि मेरे शहर में आज कवि सम्मेलन है, और मैं सुनने के लिए चला गया। और उस दिन पूरी रात मैंने पीछे बैठ करके और कवि सम्मेलन सुना, और सुनने के बाद मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ ये काम। और उसके बाद मैं कोई कवि सम्मेलन नहीं छोड़ता था, कंटिन्यू। 97 में मैंने पहला कवि सम्मेलन सुना था भीलवाड़ा में, राजेंद्र मार्ग स्कूल के ग्राउंड में, और उसके बाद मैं लगातार कवि सम्मेलन सुनने जाता था। और उस जमाने में कवि सम्मेलन का जो वैभव था वो स्वर्ण युग था, जब मूंगफलियों के ठेले लगते थे, चाय की थड़ियाँ लगती थी, नाश्ते की दुकानें लगती थी सिर्फ कवि सम्मेलन के लिए, और हजारों लोगों की भीड़ आती थी। 2 दौर के कवि सम्मेलन होते थे। उस समय का मैं श्रोता हूँ। तो कवि सम्मेलन के श्रोता के रूप में आपका काव्य प्रेम जगा। जब आपने पहली बार कवि सम्मेलन सुना तो उस दौरान कौन कौन कवि मंच पर थे? उस समय हरिओम पवार जी तो उसमें थे ही, जो मेरे फेवरेट कवि थे। उस कवि सम्मेलन का संचालन सुरेंद्र दुबे जी ने किया था। अच्छा। जो उस समय के देश के ख्याति प्राप्त हास्य कवि थे, और वो तो नोई रस में लिखने में सिद्ध हास्य थे। उसका संचालन उन्होंने किया था, और उसमें देश के बड़े बड़े कवि थे उस समय के, सोम ठाकुर जी और आदरणीय जगदीश सोलंकी जी, और इन सब ने कविता पाठ किया था। और शैल चतुर्वेदी जी जैसे हास्य कवियों ने कविता पाठ किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो हरिओम पवार की कविता सुनते सुनते, उनकी कैसेट सुनते सुनते आज खुद आप यूट्यूब पर परफॉर्म करते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म के अलावा कवि सम्मेलनों के मंच पर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपने किस रस को चुना? सबसे पहले क्योंकि पवार जी को सुनकर के, जो भी श्रद्धेय पवार जी को सुनकर के कवि बनता है तो वो वीर रस का कवि ही बनता है। तो मैंने वीर रस में कविताएं लिखना शुरू किया। उसके बाद मैं लिखता था और दोस्तों को सुनाता था। अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में छपी हुई कविताएं पढ़ने का मुझे शौक था, जो उनको पढ़ता था, बहुत शौक था मुझे तो। और दोस्तों को सुनाता था कि देखो आज मैंने ये कविता लिखी है। और इतना मुझे कोई यूँ नहीं होती थी कि मेरी कविता क्यों नहीं छप रही है या ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों को सुना के संतुष्ट रहता था। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि मेरे एक मिलने वाले हैं जो भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में बाबू के पद पर हैं, उनका नाम है मुकेश जी परवाना, वो तुझे बहुत अच्छा लिखना सिखा सकते हैं। वो शायरी भी लिखते हैं और कविता के हर रस में निपुण है। मैं मुकेश जी परवाना साहब के पास गया, उनको प्रणाम किया। वो मेरा दोस्त मिलवाने के लिए ले गया जिसका नाम कमल सिंह चौहान, और उन्होंने भिड़ते ही मुझे कहा कि लिखते हो? मैंने कहा हाँ। बड़े प्रसन्न हुए और सर पे हाथ रख के कहा कि तुम्हें पारंगत कर दूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे पास क्या है बेटा, लेके आना है। क्या लिखा? मेरे पास जैसा भी टूटा फूटा जो भी लिखा था मैंने उनको सुनाया, और उस समय उन्होंने कोई कमी न निकालते हुए मैंने जो भी सुनाया उसको बहुत एप्रिसिएट किया और कहा कि यार तूने बहुत अच्छा लिखा, कल एक पेन और डायरी लेकर के आना। और वहाँ मैं रेगुलर उनके पास जाने लगा तो मुझे पूरे छंदों का उन्होंने सिखाया, गज़लों की बहरें सिखाई, और उनकी कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत साहित्य में जो कुछ कर पा रहा हूँ सब उनकी कृपा से कर पा रहा हूँ। फिर पहला मंच भी उन्होंने दिलाया मुझे, एक कवि थे उनको बोल करके कि अपने कवि सम्मेलन में इसको ले जाना। और 2006 में 23 सितंबर 2006 को मैंने पहला कवि सम्मेलन धरियावद में पढ़ा। क्या बात है! वीर रस में, वीर रस के कवि के रूप में। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। और दीपक जी, जब पहला मंच आपने पढ़ा एज ए वीर रस के कवि के रूप में, तो आपने वहां पे क्या सुनाया? पहली प्रस्तुति आपकी क्या थी? वीर रस में एक छंद याद है मुझे उस समय जो सुनाया कि हिमालय की ऊंची चोटी भारती का मस्तक है, कल कल करे देव नदी गुण गान है, कश्मीरी हिमपाती वादियों की शेर करूं, क्यारियां लगे ये जैसे केसर की खान है, माँ की ममता दुलार बहनों का बांधा तार, फौजी लड़े ये हमारी आन बान शान है, मत देखो सपना यूं देश बांटने का, रोज पेशावर नहीं ये हमारा हिंदुस्तान है। क्या बात है, बहुत खूब। आपने उसी अंदाज में सुनाया जिस अंदाज में वीर रस के कवि को पढ़ना चाहिए। वैसे दीपक जी, आप भीलवाड़ा के निवासी हैं और मैं जानना चाहता हूं कि आप शुरुआत से आपका बाल्यकाल भीलवाड़ा में ही निकला या फिर कहीं अन्य जगह आप रहते थे? मैं मूल निवासी भीलवाड़ा का हूँ, पुराना भीलवाड़ा, पर मेरा बाल्यकाल भीलवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है आरजिया। 0 से लगाकर 25 साल तक मैं उस आरजिया गांव में रहा, मेरे नाना जी के फार्म हाउस पर रहा। नाना जी मेरे जनसंघ के बहुत बड़े नेता थे उस समय के, उनका फार्म हाउस था और उस फार्म हाउस पर मैंने 25 साल निकाले हैं, 0 से लेकर के 25 साल। तो मेरी शिक्षा दीक्षा सब वहीं हुई है। और जो मैं ग्रामीण परिवेश में जो ढला हुआ हूँ, मेरे रोम रोम में ग्रामीण परिवेश बसा हुआ है, राजस्थानी बसी हुई है, वो उस जीवन की देन है जो मैंने 25 साल गाँव में निकाले हैं। क्या बात है। तो ननिहाल में आप रहे लगभग 25 वर्ष आप बता रहे हैं, तो फिर वीर रस में आपने पढ़ा, तो हास्य कवि के रूप में हम सब आपको जानते हैं, तो हास्य कवि के रूप में आपकी शुरुआत कैसे होगी? देखो, नाना जी के वहाँ रहता था, बड़ा आध्यात्मिक वातावरण था उनके यहाँ। मैंने बचपन में मुझे सौभाग्य ये रहा कि नाना जी के यहाँ भागवत महापुराण, रामचरितमानस ऐसी किताबें मैंने 9वीं 10वीं में पढ़ता था तभी पढ़ ली थी। तो बहुत अच्छा वातावरण था, उस वजह से मैं वीर रस का कवि भी बना। लेकिन लोगों को देख करके ऑब्जर्व करना या कुछ जो लोग दिखावा करते हैं उन पर व्यंग्य करना, ये मेरी आदत में था। तो मैं हास्य कविताएं यूं शौक से लिखता था, पर कभी मंच पर बोलने का मौका नहीं मिला। मैं लगभग 3 साल तक वीर रस पढ़ा। एक कवि सम्मेलन था, उसमें मुझसे पहले 3-4 वीर रस के कवियों ने कविता पाठ कर लिया। मेरा क्रम तो जल्दी था, पर पता नहीं संचालक को क्या जैसी कि मुझे थोड़ा लेट कर दिया गया, या कवियों को कई बार जाना रहता है तो उनको पहले पढ़ा दिया, मुझे लेट कर दिया। और जनता जो है वीर रस से तृप्त हो चुकी थी। मैं उगता जाना शब्द उपयोग नहीं करता क्योंकि कविताएं तो बहुत अच्छी लगती है। कवि सम्मेलनों का उस जमाने में इतना क्रेज था कि जो सुनाते हैं वो सुनते थे लोग, लेकिन
तृप्त हो चुकी थी वीर रस पर, अब उतना वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैंने हास्य रस में सुनाना शुरू किया, उस दिन पहली बार प्रयोग किया और वो इतना अच्छा रहा। मैंने उस दिन पूरा काव्य पाठ हास्य रस में किया। मैंने कहा मैं ये भी कर सकता हूँ। और उस दिन सौभाग्य से मुझे बहुत लोगों का प्रेम मिला। और उसके बाद एक कवि थे मंच पर, उन्होंने मुझे कहा कि तू हास्य रस पढ़ सकता है, हास्य रस में ही तुझे पढ़ना चाहिए, और अगर तू हास्य रस पढ़ता हो और आज जैसा काव्य पाठ किया अगर वैसा ही काव्य पाठ करता हो तो मेरे पास एक तारीख है, 4 दिन बाद मेरे एक कवि सम्मेलन है, उसमें एक हास्य रस के कवि की जरूरत है, तुम चाहो तो तारीख लिख लो। और मैंने तुरंत स्वीकार किया और तारीख लिख ली, क्योंकि उस समय तारीख ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो मैंने तारीख लिखी और उसी दिन से हास्य रस शुरू कर दिया। क्या बात है। तो पहला ही कार्यक्रम हास्य कवि के रूप में और पहली बुकिंग भी वहाँ आपकी हो गई और लोगों को आपने बड़ा मस्त और आनंद दिलाया। देखा जाए तो आप एक्सीडेंटली हास्य कवि बन गए और एब्सोल्युटली आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो उस सिचुएशन में जब आपका प्रिपरेशन नहीं था तो आपने क्या सुनाया मंच पर? टिप्पणियां थी, बहुत सारी टिप्पणियां करी, कविताएं भी थी। एक कविता सुनाई थी कि मिलने गया नेता के घर तो तमाशा अजीब हो रहा था, अपनी ही गर्दन पर एक बड़ा सा छुरा रखकर नेता रो रहा था। मैंने पूछा नेताजी ऐसी कौन सी मुसीबत आई जो आपने अपनी ही गर्दन पर छुरी चलाई? तो उन्होंने कहा भाई तेरा उल्हाना सच्चा है, पर जिस नेता की गर्दन पर पिछले 15 दिन से एक भी माला नहीं पड़ी हो उस गर्दन का कट जाना ही अच्छा है। बहुत बढ़िया। और दीपक जी, लगभग आपकी बातों से लग रहा है कि 2 दशक से आप काव्य मंचों पर हैं और एक लंबी यात्रा आपने तय करी है। तो कभी ऐसा कोई वाकया या ऐसा संस्मरण जो आज हमारे बीच आप साझा करना चाहें? देखो, 2 यात्राएं ऐसी है जो मुझे याद है। अच्छा। वो बड़ी यादगार यात्राएं। अच्छा। एक यात्रा 2010 की यात्रा है। तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, दोस्त मनोज गुर्जर है, बहुत मस्त कवि है। हम दोनों को एक ही कवि सम्मेलन में रास बिहारी जी गौड़, जो बड़े हास्य कवि हैं, उन्होंने मुझे और मनोज को कटक में एक कवि सम्मेलन में बुक किया। तो होली का कार्यक्रम था और उस समय हमारे पास तारीखें वैसे इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो आसपास कोई ज्यादा प्रोग्राम नहीं थे। तो मनोज ने कहा, मैंने तो कहा कि ट्रेन से चलेंगे, लेकिन मनोज ने कहा कि नहीं, इतना दूर जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं। पहली बार हम बाहर जा रहे थे, राजस्थान से बाहर। राजस्थान से बाहर? हाँ, तो कि फ्लाइट से चलेंगे। क्या बात है। मैंने कहा मैं तो एयरपोर्ट कहाँ होता है, उसमें कैसे यात्रा करते हैं, मैं तो ये भी नहीं जानता। और वो भी पहली बार ही जा रहा था। उसने कहा मैं भी नहीं जानता। लेकिन मैंने कहा सारा पैसा यात्रा में खर्च हो जाएगा। क्या मतलब? बोले तुझे पैसे की पड़ी है तो तेरा टिकट का पैसा मैं दूंगा, लेकिन हम चलेंगे हवाई जहाज से। तो हम गए, एक दिन पहले यहीं दिल्ली से ही हवाई जहाज में बैठे थे। तो एक दिन पहले दिल्ली आकर के एक होटल में कमरा लिया, वहाँ रुक गए। सुबह सुबह टैक्सी से एयरपोर्ट पहुँचे। वहाँ पूछा किसी से कि एयरपोर्ट के अंदर कैसे घुसते हैं, किसी ने बताया। फिर एयरपोर्ट के अंदर घुसे और एयरपोर्ट के अंदर जाकर के फिर चेक इन वेक इन सब वो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो बता दिया, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी पहली बार, और एयर इंडिया की फ़्लाइट में चढ़े। और फ्लाइट में चढ़ने के बाद तरह तरह के ख्याल आने लगे कि क्या ऐसे हो गया तो क्या होगा, वैसे हो गया, क्योंकि खबरें सुनते थे ना 265 यात्रियों की जान संकट में है। प्लेन क्रैश हुआ, ये हुआ, वो सारे जो भय थे दोनों के मन में आ रहे थे। और मनोज के पास उस समय कोई ऐसा यंत्र था जिसमें सुंदरकांड पूरा रिकॉर्ड था। तो उसने ईयरफोन लगाए, और उस समय मोबाइल वगैरह आ गए थे। तो एक यंत्र आता था जिसमें वीडियो ऑडियो दोनों सुने जा सकते थे। तो उसमें ईयरफोन लगाए और सुंदरकांड का हम पूरे रास्ते सुंदरकांड सुनते हुए गए। मनोज ने कहा कि हनुमान जी के पिता पवन देव है जो हमारी रक्षा करेंगे। तो इतना भयभीत होते हुए एक यादगार यात्रा रही वो हमारी। और एक यात्रा ऐसी रही कि चेन्नई की यात्रा थी। जाते समय मैं फ्लाइट से चला गया और आते समय मेरे पास टाइम था 2-3 दिन का। तो मैंने कहा क्यों फ्लाइट के पैसे बिगाड़ूं। तो मैंने चेन्नई से भोपाल तक दुरंतो ट्रेन में टिकट बुक कर लिया। मैंने कहा सुबह सुबह 6 बजे दुरंतो पकड़ेंगे, खूब सोएंगे, और वहाँ नाश्ता आ जाता है टाइम से, 8 बजे नाश्ता आ जाता है, 12 बजे 1 बजे खाना आ जाता है, खाना खाएंगे
और खूब आराम से सोएंगे, अच्छी ट्रेन है। लेकिन भाग्य में सुख नहीं लिखा हुआ हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, सुख नहीं मिलता है। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मेरी सीट थी साइड लोअर, और इधर पूरी जो थर्ड एसी में 6 सीटें थी, उस पर एक पूरी एक फैमिली आई जिसमें 4-5 तो छोटे बच्चे थे, 4-5 औरतें और 2 बेचारे भोले पुरुष। और उन्होंने जो उधम मचाना शुरू किया, तकिए फेंक फेंक कर बच्चों ने पहले तो खेलना शुरू किया, फिर औरतों ने बातें करना शुरू किया। और जो मेरी नींद की 12 बजी, मतलब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कब भोपाल आएगा और मैं इस ट्रेन से उतरूंगा। और 8 बजे नाश्ता आया, मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया, मैंने कहा खाना खाएंगे। और थोड़ी देर बाद मैं कंबल में मुंह डाल के सो गया। 11 बज गई, 11:30 बजी, मुझे भूख लगने लग गई। और फिर उन लोगों ने अपना जो पैक खाना था वो खाना निकाला, पराठे निकाले, सब्जियां निकाली, नमकीन निकाली। मुझे कंबल में आवाजें आ रही, वो खाना खा रहे हैं, मैं भूख से तड़प रहा हूँ और एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। फिर कहीं से आवाज आई कि हमारे पास मिठाई का डिब्बा भी है। मिठाई का नाम सुन के मतलब ये समझ लो कि मेरे प्राण यहाँ आ गए थे कि यार ये लोग खा रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, वो सब्जियां और तारीफें कर रहे हैं कि यार पराठे कितने शानदार हैं। फिर अचानक एक भाभी जी को याद आया कि मेरे पास अचार भी रखा हुआ है। और जैसे ही उन्होंने अचार निकाला, इतनी देर तक तो उनकी आवाज ही आ रही थी, वो अचार की खुशबू भी नाक में आने लगी और फिर वो तारीफ कर रहे थे कि भाभी जी इतना अचार कैसे बढ़िया कैसे बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके अचार की तो मोहल्ले वाले भी तारीफ करते हैं, कितना बढ़िया अचार, पराठे वो। और मुझे लग रहा है कि आज मेरी मौत होगी इस ट्रेन के अंदर। फिर किसी ने कहा कि देखो कितने वर्षों बाद ऐसा लग रहा है कि आज हमने खाना खाया है। और मुझे लगा कि कितने वर्षों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत भूखा हूँ। बड़ी मुश्किल से 1 बजे जब खाना आया और मैंने खाना खाया तब जाकर के, लेकिन उस ट्रेन में मैं सो नहीं पाया। और भोपाल तक मैं बैठा बैठा आया, बिल्कुल नहीं सो पाया, ना वो लोग सोए और ना मुझे सोने दिया। और वो खूब खाते हुए आए और उनको खाते हुए मैं देख नहीं सका। ये मेरे जीवन की ऐसी यादगार यात्रा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दीपक भाई, एक विषय और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश को और मेवाड़ की भाषा को और उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे ढंग से अपने अंदाज में जो आप परोसते हैं, उससे आपकी लोकप्रियता भी है। एक विषय है चरका उंदरा, ये इमेजिन आपने कैसे किया और ये क्रिएटिविटी आप लाते कहाँ से? मैं खुद बड़ा आश्चर्य में था जब मैंने इस कविता को सुना। मैं पूछना चाहूँगा कि ये सब क्या है? हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये कविता नहीं है, और वे लोग जो ये मानते हैं कि ये कविता नहीं है वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है कविता के बारे में, साहित्य के बारे में। और क्योंकि आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य में रस होता है, जिस वाक्य को सुनकर के आपको हंसी आ जाए, जिस वाक्य को सुनकर के आपको रोना आ जाए, जिस वाक्य को सुनकर के आपका उत्साह बढ़ जाए, जिस वाक्य को सुनकर के रस निष्पत्ति हो जाए, कोई सा भी रस हो, वह कविता है। ये छंद जो है वो कला पक्ष है कविता का। कविता भाव पक्ष से होती है, तो उसमें कविता का भाव तो है क्योंकि उसमें हंसी आती है। और चरका उंदरा एक टाइटल हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन मैं तो अपने एक मित्र है जो उनके साथ पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा था, और खेत में जाते हुए मुझे एक सांप दिखाई दिया। अच्छा, तो मैंने राजस्थानी में उनसे कहा, मैंने कहा देखो ये कोई का दादाजी जा रही है। पूर्वजों को जैसे नाग का रूप मानते हैं कि पूर्वज जो है वो नाग के रूप में हमारे पास आते हैं मिलने, हमारे उधर मानते हैं। तो मैंने कहा ये किसी न किसी के दादाजी जा रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा घर वाले मान लो सोचेंगे कि दादाजी क्या खा रहे हैं, तो बोले इतना बड़ा चूहा मुंह में ले रखा है जिसको बैठे बैठे खा रहे हैं, तो दादाजी चूहे खा रहे हैं, सुन करके घर वालों पर क्या बीतती होगी, दादी क्या सोचती होगी कि यार वो भूखे थे इसलिए चूहे खा रहे हैं। ऐसे करके धीरे धीरे पूरा बनता गया वो, क्योंकि हमारे यहाँ शरीर में पूर्वजों की आत्माएं भी आती है, वो भी आती है, तो वो सारा क्रिएट होता गया। और वो क्रिएट हो गया, और मैंने कभी मंच पर सुनाने का सोचा नहीं, लेकिन ऐसे ही किसी जगह मैं अटक गया, मतलब मैंने संचालन किया था, फिर मुझे मेरा कविता पाठ की बारी आई, तो मेरे पास सुनाने के लिए अब कुछ कम बचा था, तो मैंने ये सुना दिया। और ये सुनाने के बाद लोगों को ऐसा रिस्पॉन्स आया कि जैसे बहुत कोई ऐसा सुना दिया हो। अरे वाह। और वो तो उस दिन तो मतलब गजब ही हो गया। उसके बाद 2015 में मैंने चित्तौड़गढ़ के अखिल भारतीय कार्यक्रम में, नगर परिषद के कार्यक्रम में वो पढ़ा,
वहाँ से किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके और वायरल किया, मतलब किसी को भेजा और फिर अपने आप वायरल हो गया। दीपक भाई, एक बहुत अच्छी बात आपसे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपसे जुड़ी है। कुछ दिनों पहले एक दिल्ली के कवि मेरे इस पॉडकास्ट पर आए और ऑफ द कैमरा हमारी बात चल रही थी। उन्होंने एक बात मेरे से बोली है कि आपके राजस्थान के कवि हैं दीपक पारिक, वो जब दिल्ली आते हैं, कलकत्ता जाते हैं, जो राजस्थान के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे मेवाड़ी और मारवाड़ी लोग रहते हैं, राजस्थानी भाषा को समझने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे जब उनकी प्रस्तुति होती है तब वो अपने आप को कहीं ना कहीं फीका महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं आप उन पर भारी पड़ते हैं। ये बात उन्होंने बताई जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। नहीं, ये इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो भाषा का लालित्य है। राजस्थानी भाषा ऐसी है, बहुत मीठी भाषा है, और राजस्थानी भाषा राजस्थानी नहीं जानने वाला भी अगर राजस्थानी सीख ले तो वो उस आनंद को प्राप्त कर सकता है जो राजस्थानी में। उसकी ऑडियंस होनी चाहिए। इंदौर तक राजस्थानी समझी जाती है, क्योंकि मालवी जो है वो राजस्थानी की बोली है, इसलिए मालवा में, पूरे मालवा में राजस्थानी, हरियाणा वाले राजस्थानी समझते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए राजस्थानी का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, केवल राजस्थान ही नहीं है। दीपक भाई, आपकी कई रील्स बहुत वायरल होती है और कई कविताएं आपकी वायरल हुई है। उनमें से कोई ऐसी कविता जो आपको बहुत प्रिय है और उसके बारे में आप जो बात करना चाहें? सर्वाधिक वायरल की हम बात करें तो एक मैंने 2009 में मंच से एक कविता पढ़ी थी, कविता ही कहूँगा मैंने पढ़ी थी, तो जो मौलिक रचना है वो कविता ही है, मोर बोले। मोर बोले, हाँ, कि मैं जिस गांव में रहता था उस गांव में मेरी सगाई हो गई। मैं आपने 11 बजे रात को अपनी होने वाली पत्नी से मिलके गया और आवाज लगाई तो उसने नहीं सुना, मोहल्ले वालों ने सुन लिया। और मोहल्ले वाले सुन लेते हैं तो क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, शादी से पहले दे दनादन। हाँ, शादी से पहले। अब वो रात में पहचानते थोड़ी हैं कि ये कौन है। अब अपने पीठ के पीछे का जो हिस्सा है, पीठ, इसको राजस्थानी भाषा में मोर कहते हैं। तो जब वो पीट रहे हैं तो मैंने वहीं से गा करके अपनी होने वाली पत्नी को पुकारा कि मोर बोले मारूणी आपकी गलियां में मारा, मोर बोले। तो उधर से जवाब आया कि कैसे रोकूं ओ दीपक जी, लकड़ा के कारण ये था का, मोर बोले। ये इतना उस समय लोगों को पसंद आता था, खूब बोला मैंने मंचों पर। उसके बाद एक कॉमेडियन ने बोला, जब कोरोना आया था तो एक कॉमेडियन ने इसको मंच से, उस कॉमेडियन का मैं नाम नहीं जानता, पर कॉमेडियन क्या है कि खुद लिखते नहीं है, ये क्रिएटिव नहीं होते हैं, किसी का भी उठा के कुछ, ज्यादातर दुनिया में जितनी भी बौद्धिक संपदा है हम कवियों की उठाई जाती है। स्टैंड अप कॉमेडियन वाला, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे फिल्म वाले हो, चाहे ये जो टीवी पर कॉमेडी शो आ रहे हैं, ये करने वाले कवि सम्मेलनों से उठाते हैं, ये सब कवियों को देख देख कर उठाते हैं। ये बार आप सार्वजनिक बोल रहा हूँ। लिखने वाला, जितनी भी संसार में बौद्धिक संपदा है उसका राइटर कवि है, उसको लिखने वाला कवि है, इसलिए कवि ही लिखता है। वो मूल स्रोत जो है वह कवि है। वेद पुराणों से लेकर के आज जितना भी साहित्य आज तक उपलब्ध है सब कवियों ने लिखा है। कवि लिखता है तो फिल्मों में गाने बनते हैं, कवि लिखता है तो फिल्में बनती है, कवि लिखता है तब कथावाचक कथा करते हैं, इसलिए कवियों का है सब कुछ। और वो कॉमेडियन उठा के बोल गया। उसके बाद अच्छा, वो इतना बेकार बोला, और वो बहुत ज्यादा बेकार बोला, इसीलिए उसमें हंसी ज्यादा आई लोगों को। और इसलिए वो इतना वायरल हुआ कि आज राजस्थान में कहावत बन गई। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी है कि ये दीपक पारिक का है, लेकिन उसका श्रेय जितना मुझे मिलना चाहिए था उससे ज्यादा उसको मिल गया। उसको मिला है, मुझे नहीं मिला है। लेकिन आज राजस्थान में कहावत हो गई है। राजस्थान का एक मंत्री तो मोरिया बुला दिया, मोरिया बुला दिया कहता ही फिरता है, पूर्व मंत्री और बहुत सारे लोग। लेकिन इसके पीछे जो रचनाकार है वो ईश्वर ने उस रचनाकार का निमित्त जो है मुझे बनाया है। और वैसे मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि मोर बोले रे ये जो चीज़ वायरल हुई उसके मुख्य सूत्रधार हमारे भाई दीपक पारिक हैं। और वैसे भी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो इतने निराले और इतने अनूठे हैं कि उसका अंदाज आप पर ही सूट करता है। एक चीज़ और मेरे दिमाग में है कि इन दिनों देखा जाता है कि आप कभी किसी चाय की थड़ी पर बैठ जाते हैं, रास्ते चलते चलते आप कुछ सुनाने लग जाते हैं, उसमें कविता नहीं होती है लेकिन उसमें मज़ा बहुत आ रहा है लोगों को। ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? चाय की थड़ी पर बैठने वाले लोग जो होते हैं, आम लोग, वो बड़े अच्छे और सीधे लोग होते हैं। उनकी चर्चाएं अखिल भारतीय स्तर की होती है और वो चर्चाओं का बड़ा आनंद रहता है।
तो चाय की थड़ी पर बैठना तो एक जमीन से जुड़े रहना। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर करके कहते हैं कि चाय की थड़ी पर बैठ करके तुमने अपनी इज्जत खत्म कर ली। मैंने कहा मेरी इज्जत बनी ही कब थी? अगर थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं लोग तो चाय की थड़ी की वजह से जानते हैं, तो मैं उस वजह को कैसे खत्म कर दूं? और चाय की थड़ी पर बैठकर रील बनाने का तो उपक्रम ऐसे शुरू हुआ कि मेरे एक दोस्त ने, मैंने कुछ बात कही थी और मेरे एक दोस्त ने उसका वीडियो बना दिया और बात बड़ी मजेदार थी, तो वह बात वायरल हो गई क्योंकि उसने वीडियो मुझे दे दिया। वीडियो वैसे देते नहीं है लोग, बहुत सारी जगह आपको किसी के मोबाइल में फोटो वीडियो आपके अगर कैद हो जाए तो उससे आप मांग मांग कर थक जाओ, वो देगा नहीं। उसके पीछे उसका आलस्य है और कुछ भी नहीं। लेकिन उसने मुझे वीडियो भेज दिया और मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसको डाल दिया। वो बहुत वायरल हुआ। तो मुझे यूँ लगा कि यार लोगों को खूब मजा आ रहा है, तो ऐसी बातें तो अपन रोज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऑब्जर्वेशन का बड़ा शौक है और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मुझे वायरल होना या अपने फॉलोअर बढ़ा देना कि या ऐसा प्रसिद्ध हो जाना। मेरा कहने का तात्पर्य लेकिन यह है कि हाँ, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मजा आना चाहिए, उनको आनंद आना चाहिए कि अपन दीपक पारिक से जुड़े हैं तो मस्त मजा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। और इसी उद्देश्य से मैं रीलें बनाना शुरू कर दिया। मैंने अपने मन में जो भी बात आती, कुछ अच्छी बातें, क्योंकि उस माध्यम से, एक माध्यम है सोशल मीडिया, एक अच्छा माध्यम भी है जिसके माध्यम से हम अच्छी बातें, अपने मन में कुछ संदेशात्मक बात आ रही है वो समाज तक पहुंचा सकें, तो अच्छी बातें भी पहुंचा सकते हैं। और हास्य रस की तो मस्ती करते ही हैं, आनंद लेते ही हैं। तो इसलिए चाय की थड़ी पर बैठ करके कुछ ऑब्जर्वेशन होता है। तो उसका जैसे अभी दूल्हा स्टेज पर जा रहा है, उसके सम्मान में पटाखे फूट रहे हैं और आजकल तो पता नहीं वो गैस वैस छोड़ करके स्वर्ग जैसा बना देते हैं उसको, मालाएं लेकर खड़े हुए हैं। मुझे वो दृश्य और चुनाव का फार्म भरते हुए, नामांकन भरते हुए जाता हुआ विधायक का प्रत्याशी, दोनों एक जैसे लगते हैं। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन करने का मुझे शौक है, तो वो इस तरह के ऑब्जर्वेशन की मैं रील बना देता हूँ। क्या लोगों को बहुत पसंद आती है। बहुत बढ़िया दीपक भाई, सही बात है। जिस तरीके का आपका अंदाज है वो तो बहुत ही निराला है और उसके अलावा हंसाना बहुत पुण्य का काम है। आप किसी भी माध्यम से हंसाएं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और मैं चाहूँगा कि एक कविता आपकी है, पैसा किस तरीके से महत्व रखता है, मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए आप वो सुनाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पैसे वाली कविता आप सुनना चाहते हैं? कि ये जानने की जरूरत नहीं कि आपका भाग्य कैसा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आपकी जेब में पैसा है। पैसा है तो दुनिया आपकी दीवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है। पैसा है तो आप, दुनिया आपकी दीवानी है, होठों की मुस्कुराहट पैसे की मेहरबानी है। पैसा है तो बुढ़ापे में जवानी है और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं है। पैसा है तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो बुढ़ापे तक शादियां होती रहती है। पैसा है तो लड़कियां तुरंत आई लव यू कहती है। पैसा है तो उजड़े चमन में फूल खिल जाएंगे। पैसा है तो सेवा करने के लिए दत्तक पुत्र मिल जाएंगे। पैसा है तो वैसे ही सबके बाप बन जाएंगे और बड़े बड़े कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि भी आप बन जाएंगे। पैसा है तो आपके हिलने से देश हिलेगा। पैसा है तो विधायक का टिकट मिलेगा। कितना भी बेसुरा गाओ मगर सुरों के सधे हो। पैसा है तो कोई नहीं कहेगा कि आप गधे। पैसे से बिन सावन घास हरी मिल जाती है। पैसा हो तो गधे को परी मिल जाती है। रोज सुबह सुबह उठकर दूध के साथ मलाई चाटोगे। पैसे होंगे तो उद्घाटनों के फीते आप काटोगे। पैसे आने के बाद ही हर काम में दक्ष बनोगे और पैसे होंगे तो समाज के अध्यक्ष बनोगे। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ज्यादा चढ़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है। पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आप बोलने में हकले हो और पैसे होंगे तो कोई नहीं कहेगा कि आपके सर में बाल नहीं है और आप टकले हो। ना जीवन में कोई तकलीफ रहेगी, ना झगड़े मिलेंगे। पैसे वालों के द्वार पर बड़े बड़े विद्वान याचक बनकर खड़े मिलेंगे। अरे काम भले ही जानवरों जैसे हो, लोग देवता कहेंगे अगर जेब में पैसे हो। क्या बात है। खूबसूरत हीरोइनें नजदीक आकर हाथ मिलाती है। पैसे वालों की 40% बीमारियां तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं। ये हाथ पैर पतले होने के बाद भी भुजाओं में जोर रखते हैं और पैसे वाले घरवाली के अलावा एक आध सेटिंग और रखते हैं। ये पैसे खर्च करके इज्जत वालों की इज्जत खराब करा सकते हैं
और खुद आपके रिश्तेदार पैसे खर्च करके आपको वार्ड मेंबर का चुनाव हरवा सकते हैं। लेकिन एक बात जिसने सबके मन को छुआ है, इतिहास में नाम पैसा इकट्ठा करने वालों का नहीं, परोपकार के लिए पैसा खर्च करने वालों क्या का बात है, बहुत पैसा खर्च करने वालों। बहुत बढ़िया दीपक जी। वैसे भी आपकी ये जो कविता है मेरी भी अपनी फेवरेट है, और पैसे के जो प्रतिमान आपने इसमें लिए हैं और पैसे के बारे में जो आपने बताया है वास्तव में वो सत्य है। दीपक भाई, बहुत अच्छा संवाद आपके साथ रहा और बहुत ही आनंददायक रहा। और जाते जाते मैं चाहता हूँ कि मैंने जो एक किताब भी हाल ही में लिखी है, अरे वाह, मैं आपको हमारे पॉडकास्ट पे आप पधारे हैं, मैं उसको आपको क्या बात है, क्या बात है। तो ये थे दीपक पारिक, हास्य कवि भीलवाड़ा से। जिस तरीके से भाई दीपक पारिक ने हमको हंसाया, गुदगुदाया, जिस तरह की उनकी यात्राएं रही वो हमें बताई, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी, जो नकली फूल है वो गुलाबों से भी ज़्यादा महंगे बिकते हैं, लेकिन हम तो आपके बीच अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे गुलाबों को लेके आते हैं। फिर अगले हफ्ते किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातों के साथ मिलेंगे। अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपके अपने फेवरेट शो जिसका नाम है मनोज मक्खन द टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो, द मनोज मक्खन टॉक शो।